अजनबी बना हम सफर एपिसोड 40 से 50। जैसे ही अंजलि चक्कर खाकर गिरने लगती हैं, अहम जी आकर उन्हें संभाल लेते हैं। इस वक्त वहां पर मौजूद सारे लोगों का हाल एक जैसा था। कियारा को ऐसे देखकर सारे लोग अंदर तक कांप गए थे, और तो और किसी से भी कियारा को ऐसे देखे नहीं जा रहा था। जिस लड़की के स्वागत के लिए उन लोगों ने इतनी तैयारी कर रखी थी, जिसके इंतजार में उन्होंने पूरा घर सर पर उठा रखा था, जिसके मिलने का इंतजार इतने सालों से कर रहे थे, और आज जब वो मिली भी तो किस कंडीशन में, इस कंडीशन में कि उसे देखा भी ना जा रहा है। वही घर की लड़कियां और साथ ही में मैड्स का भी बुरा हाल था, तो वही तीनों लड़कों का खून खोल रहा था। मगर इस वक्त उन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कियारा थी, जिसका इलाज करना अभी बहुत जरूरी था। बाकी के डॉक्टर की टीम भी अब तक यहाँ आ गई थी, मगर समस्या ये थी कि कियारा इस वक्त प्रेग्नेंट थी, जिस कारण उसका ऑपरेशन कर पाना बहुत मुश्किल था। और प्रेम बाकी सभी डॉक्टर्स से यही डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी वहां पर अहम जी भी आ जाते हैं। और सारी रिपोर्ट्स को देखने के बाद अहम और बाकी डॉक्टर की टीम का यही कहना था कि इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर हम कियारा का अबॉर्शन कर दे तो। पर इस बात से प्रेम बिल्कुल भी सहमत नहीं था। प्रेम ने कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर हमने उसके बच्चे को मार दिया और जब उसे पता चलेगा तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। और वैसे भी कियारा फ्यूचर में कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, इसीलिए आप सब ये फैसला बदल दो। इतना बोलकर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है और काफी देर कुछ सोचने के बाद अपने असिस्टेंट को फोन कर बोला, अर्जेंटली किसी ऐसी लड़की का इंतजाम करो जो सरोगेसी के लिए तैयार हो। हमें ये प्रोसेस अभी ही करनी होगी, वो जितने चाहे उतने पैसे उसे दे दो, पर अर्जेंट ही इंतजाम करो। इतना बोल वो बिना सामने वाले की बातें सुने बिना ही कॉल कट कर देता है। प्रेम की बात वहां मौजूद सारे लोगों ने साफ साफ सुनी थी, इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता। वहां पर एक मेड आकर प्रेम से बोली, सर अगर कियारा मैडम को बचाने के लिए उनका बेबी किसी और की कोख में डालना हो तो मैं इसके लिए रेडी हूँ। उस मेड की बात सुनकर प्रेम उसे देखने लगता है, तो वो मेड बोली, प्लीज सर आप मना मत करिएगा। आप सब ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपने मेरे बेटे का ब्रेन ऑपरेशन बिना किसी फीस के करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, जिसे मैं चाहकर भी नहीं चुका सकती, और आज जब मुझे मौका मिल रहा है तो आप मुझे मना मत कीजिए। उस मेड की बात सुनकर प्रेम बोला, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? तो मेड बोली, यस सर। उस मेड का इतना कहना था कि प्रेम उसे लेकर जल्दी से उस रूम में चला जाता है और सबको सारी बात बताकर सारी प्रोसेस शुरू कर देते हैं। कुछ घंटों में ही सरोगेसी की सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सारे लोग मिलकर कियारा का ऑपरेशन करने लगते हैं। वही घर के सारे लोग बेहनी से इधर उधर चक्कर लगा रहे होते हैं। सब बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे होते हैं कि वो ठीक हो जाए। वही अब तक अंजलि को भी होश आ चुका था, और उन्हें होश आते ही अपनी बेटी का वो दृश्य याद आ जाता है जब उन्होंने उसे बेसा देखे थे। ये सब याद कर उनकी आंखें फिर से छलकने लगती हैं। घर के बच्चे तो पहले से ही काफी परेशान थे, और अब अंजलि की हालत देख अब उनसे भी संभला नहीं जाता है, मगर वो सब खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। आयान अपनी मोम को संभालने की बहुत कोशिश करता है, मगर संभाल नहीं पाता। डॉट 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 दोनों का डेक एक जैसा ही था। अंजलि जी रोते हुए बोली, आयान जिस किसी ने भी हमारी कियारा के साथ ऐसा गंदा काम किया और उसे इतनी बुरी तरह करके छोड़ा है, हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इतने सालों बाद मुझे मेरी बेटी मिली है, और मिली भी तो कैसे कि मैं उसे एक नज़र देख भी नहीं सकती। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जितना बुरा उन लोगों ने हमारी कियारा के साथ किया, मैं उन्हें इससे भी बुरी मौत दूंगी। बोलते हुए वो रोने लगती हैं। तभी नीलिमा अंजलि को संभालते हुए बोली, बुआ शांत हो जाओ, आप ही तो हम सबकी हिम्मत हो। अगर आप ही ऐसे टूट जाऊंगी तो बाकी सबका क्या होगा? उन्हें कौन संभालेगा? और आपको खुद को मजबूत बनाना होगा ताकि जब कियारा को होश आए तो आप उन्हें बता सके कि आप उसकी मोम हो। हम सब उसका परिवार है, वो कोई अनाथ लड़की नहीं है। तान्या भी बोली, यस मोम, नीलिमा बिल्कुल सही बोल रही है, आपको खुद को संभालना होगा। आप ऐसे इस तरह से टूट नहीं सकती हो। फिर हमें उन लोगों को सजा भी तो देनी है ना, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है। उन लोगों को हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, मगर उससे पहले हमारे लिए कियारा जरूरी है। हमें उसकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हिम्मत रखो मोम, सब अच्छा होगा। आज तक आपने किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, तो भगवान जी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। बस आप हिम्मत से काम लो। प्रेम भाई और डेड डॉक्टर के साथ मिलकर उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, और आपको पता है ना, जब तक प्रेम भाई है वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और सब लोग कहते हैं कि प्रेम भाई के हाथों में जादू है, वो तो मुर्दों में भी जान डाल देते हैं, तो फिर वो हमारी कियारा को जरूर बचा लेंगे। और आप तो जानती ही हो ना कि प्रेम भाई के लिए वो कितनी मायने रखती हैं। तो बस आप हिम्मत से काम लो, बाकी सब भाई संभाल लेंगे।
तान्या की बात सुनकर, इन दोनों लड़की की बात सुनकर अंजलि जी खुद को शांत करती है और बस ऑपरेशन सक्सेस होने का इंतजार करने लगती हैं। वही आयान उन सबको वहां बेसे ही छोड़कर एक साइड आ जाता है और किसी को फोन करके बोला, क्या तुम लोगों ने पता किया कौन थे वो सभी लोग? दूसरी तरफ से आवाज आई, यस बॉस, हमने पता किया है। ये आहूजा फैमिली है जो मुंबई की सबसे अमीर फैमिली में से एक है और मुंबई में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। काफी पहुंच है इन लोगों की। इस पर आयान बोला, उनकी पहुंच मुंबई तक हो सकती है मगर राजवंश की पहुंच विदेश ही नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ी है, जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। वो लोग नहीं जानते मगर उन लोगों ने जिसे इतनी बुरी तरह से तड़पाकर मारा है वो कोई लबारिश या अनाथ लड़की नहीं है, वो राजवंश खानदान की खोई हुई बेटी है जिसके साथ उन लोगों ने इतना बुरा किया है। अब ये आयान राजवंश उन्हें बताएगा कि आयान की बहन को सताने का क्या अंजाम होता है। मैं चाहूं तो उन्हें एक पल में उन लोगों का नामो निशान मिटा सकता हूं मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले उनकी पावर, फिर पैसा और बाद में उन्हें बर्बाद कर दूंगा। जितनी तकलीफ उन्होंने मेरी कियारा को दी है मैं उससे 10 गुना तकलीफ उन्हें दूंगा। मैं उन लोगों से उनका सब कुछ छीन लूंगा। फिर आयान कुछ देर शांत रहने के बाद बोला, मुझे आहूजा परिवार की सारी जन्म कुंडली चाहिए, शुरू से लेकर अब तक की सारी, और कियारा कैसे उन लोगों के कांटेक्ट में आई सारी, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। इतना बोलकर आयान कॉल कट कर देता है और वो जैसे ही अपने पीछे पलटता है अपने पीछे किसी को देखकर हैरान हो जाता है। आयान जैसे ही अपनी बात खत्म करके पीछे मुड़ता है अपने पीछे नताशा को देखकर हैरान हो जाता है। वो नताशा को देखकर बोला, नताशा तुम यहाँ पर? तो नताशा उसे ऐसे देखकर बोली, आयान क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे थे? और घर में सभी मेड इतने परेशान क्यों है? और बाकी सब कहाँ है? कोई दिख क्यों नहीं रहा है? और तुम तो अपनी बहन को लेने गए थे ना, तो वो कहाँ है? और तुम्हारी आंखें इतनी लाल और सूजी हुई क्यों है? क्या हुआ आयान, तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? अब नताशा को भी टेंशन होने लगी थी घर के माहौल को देखकर। तभी आयान नताशा के गले लगकर रोने लगता है और आयान को ऐसे रोते हुए देखकर नताशा को अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगती है और उसे भी अब डर लगने लगता है। थोड़ी देर ऐसे ही रो लेने के बाद आयान नताशा को सब कुछ सच बता देता है, जिसे सुनने के बाद नताशा की आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। पर वो कुछ ही देर में खुद को संभाल लेती हैं और आयान का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर आयान की आंखों में देखकर बोली, आयान भरोसा रखो, सब ठीक होगा। और तुमने कहा ना कि प्रेम और डेट दोनों ही कियारा का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो तुम परेशान होना बंद करो, वो दोनों कुछ नहीं होने देंगे, उसे वो बचा लेंगे, उसे तुम बिल्कुल भी चिंता करना बंद करो। और अभी तो हमें मुम और तान्या, नीलिमा, उन तीनों को भी संभालना है। तो तुम इस तरह से रोओगे तो बाकी सब का क्या हाल होगा? हमें उनको भी तो संभालना है, तो हिम्मत रखो और सबके पास चलो। नताशा की बात सुनकर आयान हाँ में अपना सिर हिलाकर नताशा के साथ सबके पास चला जाता है। जैसे ही वो लोग उस रूम के बाहर जाते हैं दोनों लड़की नताशा को देखकर उसके पास आकर उसे कस के गले लगा लेती हैं। नताशा भी उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं और उनकी पीठ सहलाते हुए उनसे बोली, तुम दोनों बिल्कुल भी मत घबराना, सब ठीक होगा। उसकी बात सुनकर नीलिमा बोली, सब ठीक ही होना चाहिए वरना भाई कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे और ना ही वो जी पाएंगे। कितने सालों से वो उसे ढूंढ रहे थे और जब वो मिली है तो इतना बोलकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो नताशा उसे बड़े ही प्यार से समझाकर शांत करवाती हैं तो दोनों लड़की शांत हो जाती है। फिर नताशा अंजलि जी के पास जाकर बैठ जाती हैं और उनके हाथों पर अपना हाथ रखकर सब ठीक होने का इशारा करती है। तो अंजलि जी भी अपनी नम आंखों से उसे देखकर हाँ में इशारा कर देती हैं। इधर अंदर ऑपरेशन रूम में प्रेम कियारा का ऑपरेशन कर रहा होता है और बाकी के डॉक्टर उसे असिस्ट कर रहे होते हैं। कियारा की हालत काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी थी, जिसे देखकर प्रेम के हाथ भी कांप रहे होते हैं, पर फिर भी वो खुद को संभाल कर पूरे कंसंट्रेशन के साथ कियारा की सर्जरी करने में लगा हुआ था। प्रेम के जैसा ही हाल अहम जी का भी था, पर वो जानते थे इस वक्त उनका भावनाओं में बहना ठीक नहीं है, इसलिए वो भी बस उसे अपनी एक पेशेंट समझकर ही सर्जरी में प्रेम का साथ दे रहे होते हैं। ये सर्जरी लगभग पूरे 12 घंटे तक चलती है, क्योंकि कियारा के शरीर का कोई भी एक हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जो सही सलामत रहा हो। उसका पूरा शरीर ही खराब हो चुका था और उसके दोनों पैर भी जल चुके थे और उसके बॉडी की चमड़ी निकलने को हो चुकी थी, जिनकी सर्जरी करने में उन्हें पूरे 12 घंटे लग चुके थे। और इतने लंबे ऑपरेशन के बाद कियारा खतरे से बाहर थी। करीब 12 घंटे बाद उस रूम का दरवाजा खुलता है और सभी डॉक्टर उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। सभी की आंखें इस वक्त काफी ज्यादा सूज चुकी थी, क्योंकि उनमें से किसी ने भी आज से पहले ऐसा केस नहीं देखा था।
और ना ही इतना लंबा समय लगा कर ऑपरेशन किया था। वो सारे डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, तभी अहम जी भी अपनी थकी हुई आंखों को लिए बाहर निकलते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं, सब लोग उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और अपनी आंखों में सवाल लिए उनसे पूछते हैं। तो अहम जी बोले, अपनी उदास आंखों से उन्हें देखकर बोले, वो अब खतरे से बाहर है। उनकी बात सुनकर सब लोगों को राहत की सांस मिलती है। मगर कुछ देर रुकने के बाद वो बोले, मगर वो अब कोमा में जा चुकी है और उसे कब तक होश आएगा, आएगा भी या नहीं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इतना बोलकर वो वहीं रखी एक चेयर पर बैठ जाते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं। अहम जी की बात सुनकर कि कियारा खतरे से बाहर है, सारे लोग खुश थे। तो वही उनकी आगे की बात सुनकर सबका फिर से बुरा हाल हो जाता है और सबकी आंखें नम हो जाती है। वही जहां अंजलि जी ने बच्चों के कहने पर खुद को संभाल रखा था, वही अब उनका सब्र जवाब दे गया और वो वही जमीन पर बैठकर रोने लगी। उन्हें ऐसे रोते देख नताशा उन्हें बहुत संभालने की कोशिश करती है, मगर उनके कानों में तो मानो कोई आवाज ही नहीं जा रही होती है। उनके कानों में बार बार बस एक ही शब्द गूंज रहे होते हैं कि वो कोमा में जा चुकी है और उसे कब तक होश आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सारी बातों को याद कर वो बेहोश हो जाती हैं। जिन्हें ऐसे बेहोश होते देखकर आयान उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनके रूम में लेकर चला जाता है और अहम जी भी उनके पीछे चले जाते हैं। इधर प्रेम की आंखें भी पूरी तरह से ओझल होने लगी थी। उसकी आंखें इस वक्त काफी ज्यादा लाल और सूजी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी आंखों में आंसू लिए बस एकटक कियारा को ही देख रहा होता है। उसका शरीर भी पूरी तरह से थक चुका था, पर फिर भी वो कियारा को देख रहा होता है, जिसके पूरे शरीर पर पैरों की उंगलियों से लेकर पूरे चेहरे तक पर पूरी तरह से पट्टी बंधी हुई होती है। उसकी बस आंखें ही खुली हुई होती हैं। कियारा को ऐसे देखकर उसे अपने दिल में बहुत ही दर्द महसूस होता है। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो क्रिस्टल, मैं तुम्हें सही समय में आकर बचा नहीं पाया, मैं सही समय में तुम तक पहुंच नहीं पाया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। काश कि मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही पता चल गया होता, काश कि मैंने तुम्हें पहले ही ढूंढ लिया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। मैंने क्यों तुम्हें सही समय पर नहीं बचा पाया, क्यों मैं तुम तक पहले नहीं पहुंच पाया, बोलकर वो रोने लगता है। प्रेम काफी देर तक वैसे ही बैठकर रोते रहता है और रोते हुए ही उसकी आंखें कब लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वही अब रात भी हो चुकी थी, मगर किसी ने भी ना ही कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था। सब लोग बस हॉल में बेसुध से बैठे हुए थे और सबकी ही आंखें लाल और सूज चुकी थी। कहाँ यह एक दिन पहले इतनी चहल पहल थी, वही आज उस घर में मायूसी और उदासी छाई हुई थी। सबको ऐसे देखकर नताशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मेड के साथ जाकर किचन में खाने के लिए कुछ बनाने लगती है और आधे घंटे बाद सब कुछ टेबल पर लगाकर सबको देखकर बोली, आप सब ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही कुछ खा लो। नताशा की बात सुनकर सब एक नज़र नताशा को देखते हैं, पर उसे अपनी आंखों से ही ना में इशारा कर देते हैं। ये देखकर नताशा एक प्लेट में खाना निकालकर नीलिमा और तान्या के पास जाकर बैठ जाती है और उन्हें समझाते हुए बोली, तुम दोनों के ऐसे खाना ना खाने से कियारा होश में नहीं आ जाएगी, उसे अभी समय है, पर वो बहुत ही जल्द अपनी नींद से जाग जाएगी और जब वो जागेगी और तुम दोनों को ऐसे देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा क्या? जब तुम उसे बताओगी कि तुम दोनों कौन हो और तुम्हें वो ऐसे देखेगी तो उसे बुरा लगेगा ना? बोलते हुए वो उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है और ना चाहते हुए भी वो दोनों नताशा के हाथ से खाना खा लेती है। फिर वो दोनों को अपने रूम में जाकर आराम कर लेने को बोलती हैं, तो वो भी उसकी बात मानकर अपने रूम में चली जाती है। फिर नताशा एक प्लेट में और खाना लेकर अंजलि और अहम जी के रूम में चली जाती है। डोर खुला होता है और अंजलि और अहम दोनों ही एक दूसरे के कंधे पर सर रखे बैठे थे। नताशा डोर नॉक करती है, दोनों एक दूसरे से अलग होकर बैठ जाते हैं। तब नताशा खाने की प्लेट लो टेबल पर रखकर बोली, मोम डेड देखो ना, काफी रात हो गई है और अभी तक किसी ने खाना तक नहीं खाया। सबका कहना है जब तक आप नहीं खाओगे तो बाकी सब भी नहीं खाएंगे, इसलिए आप भी जल्दी से खाना खा लो, नहीं तो कोई भी नहीं खाने वाला और सब बेसे ही भूखे सो जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना? बोलकर वो उन्हें खाने की प्लेट दे देती है। अंजलि जी उसे देखकर बोली, नहीं नताशा बेटा, अभी मेरा मन नहीं है, ना ही मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही है। इस पर नताशा बोली, मोम इस तरह खाना ना खाने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, बल्कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और जब आपकी बेटी नींद से जागेगी तो आपको ऐसे बीमार देखकर उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको खुद का और अपने सभी बच्चों का ध्यान रखना होगा। बोलते हुए वो अपने हाथों में निवाला लेकर उनके सामने कर देती है, पर अंजलि जी अपना मुंह नहीं खोलती तो नताशा अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, मोम क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ?
जो आप मेरे लिए खाना भी नहीं खा सकती। उसकी बात सुनकर अंजलि उस निवाले को खा लेती है और नताशा को देखकर बोली, आज बोली पर फिर कभी मत बोलना, मेरे लिए तू मेरी बेटी ही है, कोई पराई नहीं। उनकी बात पर नताशा मुस्कुरा देती है। फिर अहम जी को देखकर बोली, डैड आप मोम को खाना खिलाओ और साथ में आप भी खाओ, मैं प्रेम और आयान के पास जाती हूँ। उसकी बात पर अहम जी प्यार से नताशा के सर पर अपना हाथ फेरकर हाँ में जवाब देते हैं। फिर नताशा उसी रूम में जाकर देखती है, पर प्रेम को सोता देखकर वो वहां से चली जाती है और आयान के लिए खाना लेकर जाती है, पर आयान भी खाने से मना कर देता है और नताशा की गोद में अपना सर रखकर सो जाता है और नताशा भी प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगती है। अगली सुबह अंजलि जी प्रेम से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि वो एक बार उसे देखना चाहती है, पर प्रेम उन्हें मना करते हुए बोलता है कि बुआ अभी आप उससे नहीं मिल सकती हो, क्योंकि कियारा का अभी ही ऑपरेशन हुआ है और अभी इस वक्त इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा हो सकता है। पर फिर भी अंजलि एक बार कियारा से मिलना चाहती थी। ये देखकर प्रेम उन्हें मास्क और ग्लव्स पहनकर जाने की परमिशन दे देता है, मगर उन्हें कियारा को छूने या टच करने से मना कर देता है। अंजलि जी प्रेम की सारी बात मानकर कियारा को देखने चली तो जाती है, मगर उसे ऐसे पट्टियों में लिपटा देख उन्हें बहुत तकलीफ होती है। पर फिर भी वो खुद को मजबूत दिखाने की काफी कोशिश करती हैं, पर कर नहीं पाती है और उसे ऐसी हालत में देखकर वहां से चली जाती है। इधर प्रेम अहम जी को कियारा का ध्यान रखने का बोलकर वो अपने पर्सनल लैब में चला जाता है और ऐसी दवाई बनाने लगता है जिससे कियारा की बॉडी जल्दी रिकवर कर सके और जो कियारा को कोमा से बाहर निकलने में मदद कर सके। प्रेम लगभग 2 दिन और 2 रातें जागकर कियारा के लिए मेडिसिन बनाने में लगा देता है और उसकी मेडिसिन बन भी जाती है, जो कियारा के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। और ऐसे ही अब प्रेम कुछ 24 घंटे कियारा के पास रहकर उसका अच्छे से ध्यान रखने लगा था और वो हर वो दवाई कियारा के लिए बनाता है जिससे कियारा जल्दी ठीक हो सके। और साथ ही उसने घर के सभी मैड्स को उस मेड का भी अच्छे से ध्यान रखने को कह दिया था जिसके साथ सरोगेसी की प्रोसेस हुई थी, क्योंकि भी कियारा और उसके बच्चे को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो खुद ही सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखता था। और साथ ही अब घर में भी सभी थोड़ा संभल चुके थे, तो वो सभी रोने की जगह कियारा के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करने लगे थे। 1 महीने बाद प्रेम बड़ी ही बेसब्री से हॉल में चक्कर लगाए जा रहा होता है और उसकी नज़र बार बार सामने दरवाजे पर ही जा रही होती है। वहीं घर के बाकी सभी लोग भी हाल में बैठे किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। प्रेम को ऐसे बेचैनी से चक्कर काटते हुए देखकर अहम जी उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, प्रेम बैठ जाओ बेटा, वो लोग बस आते ही होंगे। और वैसे भी उसने चेक तो किया था ना और रिजल्ट पॉजिटिव था, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए हमने उसे हॉस्पिटल भेजा है। इस पर प्रेम बोला, मैं ऐसे कैसे शांत हो जाऊं अंकल, जब तक मैं अपनी आंखों से रिपोर्ट नहीं देख लेता तब तक मुझे यकीन नहीं होगा। वो अभी इतना बोल ही रहा था कि उसे दरवाजे से तान्या और नीलिमा आते हुए दिखे, जिनके साथ वही मेड थी जिसके साथ उसने सरोगेसी की प्रोसेस किया था। वो तीनों जैसे ही अंदर आती हैं, प्रेम उनसे बोला, क्या हुआ, क्या रिपोर्ट पॉजिटिव है, क्या वो प्रोसेस सक्सेस रही। इस पर तान्या प्रेम के पास आकर उसे अपने पर्स से एक रिपोर्ट निकालकर देते हुए बोली, भाई प्रोसेस सक्सेस रही, सी इज प्रेग्नेंट। तान्या की बात सुनने के बाद घर के सभी लोग काफी खुश थे, वही प्रेम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तान्या के गले लगते हुए बोला, तुम नहीं जानती तान्या, ये सुनकर मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, मैं उसे किसी को बता भी नहीं सकता हूँ। मैंने वो प्रोसेस किया था पर मुझे पूरा यकीन नहीं था कि ये सक्सेस भी होगी, पर फिर भी मैंने अपनी रिस्क पर ये सब किया और मैं कियारा का अंश बचा पाने में कामयाब रहा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। प्रेम को इस तरह से खुश होते देखकर सभी काफी खुश थे। आज पूरे 1 महीने बाद इस क्रिस्टल पैलेस में खुशियां आई थी और सभी लोग इस तरह खुश थे। तभी नताशा सबका मुंह मीठा करते हुए बोली, इसी खुशी में सब अपना मुंह मीठा करना तो बनता है, बोलकर वो अपने हाथ से ही सबको मिठाई खिलाने लगती है। वही प्रेम नताशा की बात पर बोला, मुंह मीठा नहीं नताशा, आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, इसलिए मैं आज यहाँ के सभी गरीबों में खाना बंटवाऊंगा। इतना बोलकर वो अपने असिस्टेंट को फोन कर सभी गरीबों में और सभी आश्रमों में खाना और कपड़े बंटवाने का बोल देता है। वही अब प्रेम ने तान्या और नीलिमा को खास उस मेड का ध्यान रखने को कहा था जिसकी कोख में कियारा का बच्चा था, और उन दोनों ने भी अपना सर हाँ में हिलाकर अपनी सहमति जताई। वही दूसरी तरफ आयान इन सबसे अलग आहूजा के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था और वो ये सब यही बैठकर करने वाला था। उसने इन 1 महीनों में आहूजा की सारी डिटेल्स निकाल ली थी और उन्हें बर्बाद करने की भी सारी तैयारी कर ली थी।
जिसकी शुरुआत उसने नील से उसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो पूरे 200 करोड़ का था उसे नील के हाथ में जाते हुए रोककर खुद ही अपने नाम कर लिया और उसने उस प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी अपने कुछ भरोसेमंद आदमियों पर छोड़ दी और साथ ही अपनी मोम की फ्रेंड का बेटा रोहन जो इंडिया में अपने दादा और दादी के साथ रहता था उसने रोहन को उस प्रोजेक्ट का हेड बना दिया था। रोहन को कुछ पता नहीं था कि आयान अपने प्रोफेशन से हटकर अलग ही दूसरे बिजनेस में अपना कदम क्यों रख रहा है, पर उसे थोड़ा बहुत अपनी मोम डेड से कुछ बातें पता चली थी जिसके कारण वो आयान के कहे मुताबिक काम करने लगा। इधर प्रेम ने कियारा को अपने ही रूम में शिफ्ट कर लिया था। उसकी पट्टियां अभी भी बेसे ही बंधी हुई थी, मगर प्रेम ने अपने प्यार और लगन साथ ही कड़ी मेहनत से कियारा के लिए कुछ स्पेशल मेडिसिन बनाई थी जो शायद ही किसी फार्मेसी में बनी होगी। उन्हें कियारा के लिए बनाया जिसके असर से अब कियारा की बॉडी 10 केयर ऑफ तक रिकवर हो चुकी थी। वही अंजलि जी और अहम जी को कुछ समझ ही नहीं आता था कि वो प्रेम को कियारा के लिए इतनी फिक्र दिखाने के लिए उसकी इतनी परवाह करने के लिए प्रेम को क्या ही कहे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनकी बेटी ठीक भी हो जाएगी तो जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसके लिए वो संभल भी पाएगी या नहीं। और कियारा का जिस तरह का पास रहा है उसे देखकर कोई भी अच्छा लड़का कियारा को बिल्कुल भी नहीं अपनाएगा। वहीं पर एक प्रेम है जिसने कियारा के खो जाने पर भी उसे बिना देखे बिना जाने ही प्यार किया और उसकी इतने सालों तक तलाश किया, और जब वो उसे मिली उसके बारे में सब जान लेने के बाद भी प्रेम ने कियारा को कभी भी घिन भरी नजरों से नहीं देखा, बल्कि उसे जल्दी से ठीक करने के लिए तरह तरह की मेडिसिन बना रहा है। कियारा को ठीक करने के लिए वो अपना सारा काम छोड़कर बस कियारा पर ही अपना पूरा फोकस कर रहा है। अगर प्रेम की जगह कोई और होता तो कियारा के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। प्रेम को तो काफी सारी अच्छी लड़की भी मिल सकती थी, मगर फिर भी उसने कियारा को ही चुना। अंजलि जी को प्रेम के लिए बुरा भी लगता था, क्योंकि जो भी वो प्रेम था तो उनके ही भाई का बेटा, जिस नाते से वो उसका भतीजा ही था। और अंजलि जी ने उसे और नीलिमा दोनों को ही नहीं कम नहीं समझा। उन्होंने अपने सभी बच्चों को एक समान ही प्यार किया है। प्रेम का रूम। प्रेम अपने कमरे में आकर बेड के साइड पर रखी एक चेयर पर बैठ जाता है और मशीनों से घिरी हुई कियारा को देखने लगता है। कुछ पल उसे ऐसे ही प्यार से निहारने के बाद वो बड़े ही आराम से कियारा का एक हाथ अपने दोनों हाथों में संभाल कर लेता है और कियारा को देखकर बोला, कांग्रेचुलेशन कियारा, तुम अब सच में मां बनने वाली हो। तुम्हारा बच्चा अब किसी और की कोख में बिल्कुल सुरक्षित है और जब तक तुम्हें होश आएगा तब तक शायद वो इस दुनिया में आने वाला होगा या फिर आ चुका होगा, जो तुम्हें एक मां बनने की खुशी देगा। भले ही तुम उसे जन्म ना दो, पर रहेगा तो वो तुम्हारा ही अंश ना। और उसके आने के बाद कोई भी तुम्हें ये कभी नहीं बोलेगा कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हारे पास तो तुम्हारा बेबी पहले से ही होगा ना। और तुम ना छोटे से बेबी की बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं। बस अब तुम्हें अपना ध्यान रखना है, तुम्हें खुद से ही लड़ना है ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक हो सको, ताकि तुम अपने बिछड़े हुए परिवार से मिल सको जो तुम्हें सालों से ढूंढ रहा है। तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा ताकि तुम ये जान सको कि तुम अकेली कमजोर और अनाथ नहीं हो, तुम्हारा भी एक घर परिवार है। तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा ताकि तुम खुद को इस काबिल बना सको कि तुम अपने गुनहगारों से खुद ही बदला ले सको। तुम्हें इस काबिल बनना होगा कि तुम खुद ही अकेले उन दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचा सको। हम सब तुम्हारे साथ है, मगर तुम्हें अपनी लड़ाई अपने बल पर लड़ना होगा। इसलिए तुम्हें जल्दी ही ठीक होना होगा। तुम्हें अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए ठीक होना होगा और मेरे लिए भी। तुम नहीं जानती, तुम मुझे नहीं पहचानती, मगर मैंने तुम्हारा सालों से इंतजार किया है कियारा। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। तुम ठीक हो जाओ ना कियारा, जल्दी से मेरे पास लौट आओ। इतने सालों तुम्हारा इंतजार किया है, मगर जब तुम पास हो तो पास होकर भी मुझसे इतनी दूर हो कि मैं तुम्हें एक बार अपने सीने से भी नहीं लगा सकता। मुझे तो तुम्हारे हाथ को पकड़ने से भी डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें चोट ना पहुंचा दूं। बोलते हुए ही प्रेम की आंखें बरस पड़ती है और उसके आंखों की मोटी बूंदें गिरकर सीधे कियारा के हाथों पर जा रही होती हैं। वही प्रेम के रूम के बाहर खड़ी नीलिमा अपने भाई को ऐसे रोते देख खुद को भी रोने से रोक नहीं पाती। प्रेम तो तब भी इतना नहीं रोया था जब नीलिमा और प्रेम ने अपने मोम डेड को खोया था, जितना वो कियारा को खोने से डरता था। रात का वक्त, सभी खाना खाकर अपने कमरों में सोने जा चुके थे। वही प्रेम और आयान दोनों ही आयान के रूम में बैठे किसी गहरी सोच में गुम थे। तभी प्रेम उस चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, तुम्हें जो भी करना है तुम उसे करो, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर रहा, पर मैं ये चाहता हूँ कि कियारा जब अपने होश में आए तब वो पहले वाली कमजोर कियारा ना रहे, बल्कि वो हमारी क्रिस्टल रहे हो। कमजोर नहीं बल्कि बहुत काबिल हो, और जो खुद अपने दुश्मनों से अपने साथ किए गए हर एक जुल्मों का हिसाब सूद समेत उनसे ले सके। हमें तब तक का इंतजार करना होगा।
और साथ ही उन्हें इतना कमजोर कर देना है कि उनकी जो इमारत है उसकी नींव भी कमजोर हो जाए और हम उन्हें तिल तिल करके उनसे उनका नाम, उनकी शोहरत, उनका पैसा सब कुछ उनसे छिन सके और वो इस तरह से टूट जाए कि फिर कभी भी जुड़ ना सके। प्रेम की बात पर आयान भी अपनी सहमति जताते हुए बोला, तुम सही बोल रहे हो आयान, हम ऐसा ही करेंगे, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कियारा उस काबिल ना बन जाए। तब तक उन लोगों को जितना खुश होना है उन्हें होने दो। तभी प्रेम कुछ सोचकर बोला, क्या तुमने अभी तक उस वीडियो को देखा जो हमें उस रिपोर्टर ने दी थी? इस पर आयान नहीं में जवाब देता है। इस पर प्रेम बोला, तुम्हें क्या लगता है कि क्या एक बार हमें उस वीडियो को देखना ही चाहिए? इस पर आयान बोला, देखना तो मैं भी चाहता हूं कि किस तरह से उन लोगों ने मेरी मासूम सी बहन के साथ इतनी दरिंदगी जैसी हरकतें की है, मगर मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सब मैं अपनी आंखों से देख सकूं। जिस वक्त वो हमें मिली थी उसे बेसी हालत में देखकर मेरा दिल अंदर तक कांप गया था, तो मैं कैसे और देखने की हिम्मत कर सकता हूं? इस पर प्रेम बोला, जिसके साथ गलत हुआ है वो इस तरह से अपनी जिंदगी जीने के लिए लड़ाई लड़ रही है, और जिसने गलत किया है वो खुलेआम बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। मुझे वो 6 आदमी चाहिए, वो भी जिंदा, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि मौत का डर कैसा होता है। इसलिए हमें उस वीडियो को एक बार तो देखना ही चाहिए। आयान कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने कबर्ड के लॉकर से उस कैमरे को निकालकर उसे टीवी पर प्ले कर देता है, और जैसे ही वो वीडियो चालू होती है दोनों ही लड़कों की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। साथ ही उनकी मुट्ठियां गुस्से में कस जाती हैं। आधी वीडियो देखकर ही दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और आयान गुस्से में अपना एक हाथ टेबल पर दे मारता है, जिससे उसके हाथों से खून निकलने लगता है। वही दरवाजे पर खड़ी तान्या, जो आयान के रूम का लाइट ऑन देखकर उसके रूम में ही आ रही थी, वही उसके कदम उस वीडियो को देखकर अपनी ही जगह पर जम गए थे और वो रोने लगती हैं। जैसे ही प्रेम और आयान तान्या को ऐसे रोते देखते हैं तो वो जल्दी से उस वीडियो को बंद कर तान्या के तरफ चले जाते हैं। तान्या उन दोनों के गले लगकर बहुत देर तक बेसे ही रोते रहती हैं। दोनों उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, मगर तान्या और जोर से रोने लगती है। तान्या के ऐसे रोने से घर के सभी लोग जाग जाते हैं और आयान के कमरे के पास आकर खड़े हो जाते हैं, और तान्या को दोनों लड़कों के ऐसे गले लगकर रोते देख सब परेशान हो जाते हैं। तभी तान्या रोते हुए ही बोली, भाई ये दोनों बबही है जिन्होंने मेरी मोम को मारकर उन्हें हमारे ही घर में जलता छोड़कर चले गए थे। इतना बोलकर वो और जोर से रोने लगती है। आयान तान्या को अलग कर उसके आंसू पोंछते हुए उसे शांत करवाता है और दोबारा बोला, क्या ये दोनों सच में वही है? तो तान्या हाँ में रोते हुए जवाब देती है, जिसे सुनने के बाद प्रेम और आयान दोनों की ही आंखें गुस्से से काफी ज्यादा लाल हो जाती है। प्रेम अपना एक हाथ दीवार पर मारते हुए बोला, क्यों क्यों क्यों, आखिर हमने इन लोगों का ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया जिसके कारण इन लोगों ने एक तरफ मेरी बहन से उसकी माँ को दूर कर दिया और दूसरी तरफ हमसे हमारी कियारा को मारने की कोशिश की है? अंजलि जी तान्या के पास जाकर उसे शांत करवाते हुए बोली, किसने मारा? तान्या, बेटा तुम्हारी मोम को तो तुम्हारे डैड ने और उसकी पहली पत्नी ने मारा था ना? तो तान्या बोली, मोम, जिन्होंने मेरी मोम को मारा और मुझे उस आग में जलते हुए छोड़ दिया था, और जिन लोगों ने कियारा के साथ ये सब किया वो एक ही इंसान है। मोम, मैं उन दोनों से बहुत नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा, और जो उन्होंने कियारा के साथ किया ये सब देखकर मुझे खुद से ही घिन आ रही है कि मेरी रगों में उस जैसे घटिया आदमी का खून बह रहा है। बोलकर वो उनके गले लगकर रोने लगती हैं। वही ये जानने के बाद कि उनकी बेस्ट फ्रेंड की मौत का कातिल और अपनी बेटी की हालत का जिम्मेदार वो दो ही लोग हैं, ये जानकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगा था। अंजलि जी तान्या को शांत करवाते हुए बोली, चुप हो जा बेटा, ऐसे मत रो, और किसने कहा कि तू उस जैसे घटिया इंसान की बेटी है? तू तो अपने मोम डेड की बेटी है, तो तू खुद को उस इंसान से क्यों कंपेयर कर रही है? तान्या के मुंह से सच सुनने के बाद सभी की आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगता है। वही अंजलि जी की बात सुनकर तान्या उनके गले लगकर बोली, हाँ मोम, मैं आपकी और डैड की बेटी हूँ। मैं उस जैसे घटिया इंसान की बेटी कभी भी नहीं हो सकती, भले ही मुझे जन्म देने वाली माँ कोई और है, पर आप मेरे लिए उनसे भी बढ़कर हो। मैं आपकी और डैड की ही बेटी हूँ। बोलते हुए वो लगातार रो रही होती हैं। वही अब तान्या का भी रोकर बुरा हाल हो चुका था। अंजलि जी उसे काफी देर तक शांत करवाने की कोशिश, और आखिर में तान्या अंजलि जी की गोद में ही सर रखकर सो जाती है। वही अब आयान गुस्से से तिल मिलाकर बोला, मोम, मैं उन दोनों की जान ले लूंगा, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस बहन की आंखों में मैंने आज तक एक आंसू की बूंद तक नहीं आने दिया, आज मेरी वही बहन उन लोगों के कारण इतना रोई है, और मेरी दूसरी बहन एक जिंदा लाश बनकर बेजान बेड पर पड़ी है। मैं सच में उन्हें नहीं छोड़ने वाला। बोलते हुए उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो चुकी थी। अहम जी उसे शांत करवाते हुए बोले, शांत हो जाओ आयान, इस तरह गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो सोचो बाकी सबको भी कितना गुस्सा आ रहा होगा। पर गुस्से में उठाए गए कदम सही नहीं होते हैं।
हमें जो भी करना होगा शांति से सोच समझकर करना होगा। और तुम्हें उनसे बदला लेना ही है, तो जान से मारने की बात छोड़ दो, तुम उन पर इस तरह से वार करो कि वो खुद ही टूट जाए और अपने घुटने टेक दे। हर काम को करने का एक सही समय होता है और तुम्हें उस पल का इंतजार करना होगा। इतना बोलकर वो तान्या को अपनी गोद में उठाकर अंजलि जी के साथ वहां से चले जाते हैं। वही अब प्रेम भी वहां से चला जाता है। वही नताशा आयान के पास ही रुक जाती है। प्रेम कियारा के पास आकर बैठ जाता है और अपनी नम हो चुकी आंखों से उसे देखकर बोला, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं बस यही चाहता हूँ, तुमने जितना कुछ सहा है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा पास्ट तो बदल नहीं सकता पर मैं तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत बनाऊंगा। मैं तुम्हारे सारे गमों को दूर तो नहीं कर सकता पर अब मैं तुम्हारे पास किसी भी गम को आने तक नहीं दूंगा। तुमने जितने भी जितनी तकलीफ झेली है, मैं तुम्हारी जिंदगी को उससे भी कई ज्यादा खुशियों से भर दूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपनी सारी तकलीफें भूलकर बस मेरे प्यार को ही याद रखोगी। ऐसे ही बातें करते हुए कब प्रेम की भी आंखें लग जाती हैं, उसे पता भी नहीं चलता है। ऐसे ही अब कुछ दिन और निकल जाते हैं और अब राजवंश परिवार में सब काफी नॉर्मल हो चुके थे। वही अब कियारा को भी कोमा में गए 3 महीने पूरे हो चुके थे और अब उसकी हालत में काफी सुधार हो चुका था। उसकी बॉडी से भी पट्टी निकल चुकी थी और ये प्रेम के प्यार का असर और उसकी इतने मेहनत से रात रात भर जागकर बनाई हुई मेडिसिन का असर था कि कियारा की खराब हो चुकी बॉडी काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी। और प्रेम खुद ही पूरी तरह से उसका पूरा ध्यान खुद ही रखता था। उसकी दवाई से लेकर ड्रेसिंग तक सारे काम वही करता था और साथ ही कियारा के बेबी भी अब 10 वीक के हो चुके थे और तान्या और नीलिमा दोनों ही उसका काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखते थे। और वही अब आयान और प्रेम दोनों ही मिलकर आहूजा के बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचा चुके थे, जिससे उन लोगों का काफी बुरा हाल था। वही इधर उस मेड की तबीयत भी थोड़ी खराब हो जाया करती थी और जब वो तान्या और नीलिमा के साथ सोनोग्राफी करवाने गई तब उन्हें पता चला कि उस मेड के पेट में एक नहीं बल्कि 2 बेबी है, वो भी जुड़वा। जब ये बात घर में सबने सुनी तो सबकी खुशी डबल हो चुकी थी। घर में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ गई थी। वही अब प्रेम अपने रूम में आकर कियारा की साइड बैठ गया और उसे बड़े ही प्यार से देखते हुए बोला, कियारा तुम्हें पता है, तुम बहुत ही जल्द एक नहीं बल्कि 2 छोटे बच्चों की मां बनने वाली हो, जो बिल्कुल तुम्हारे ही तरह होगे, जिन्हें हमारा सारा परिवार मिलकर ढेर सारा प्यार देगा और जिन्हें सब अपनी पलकों में बिठा कर रखेंगे। मुझसे तो अब और इंतजार भी नहीं होता है, अब तुम भी जल्दी से जाग जाओ ताकि हम दोनों मिलकर उन नन्हे शैतानों के साथ ढेर सारी मस्ती कर सके। अब घर में पूरी तरह खुशी का माहौल हो चुका था। अब कोई भी बीती बातों को याद कर उदास या रोया नहीं करता है, बल्कि उन सभी ने खुद को काफी मजबूत बना लिया था ताकि जब कियारा जागे तो उसे अपने सामने अपनी मजबूत फैमिली मिले, ना कि कमजोर और टूटा हुआ परिवार। और अब ऐसे ही दिन निकलने लगे थे। प्रेम ने भी कियारा की देखभाल के लिए अपना सारा काम अपने घर से ही करने का फैसला किया और वो हर एक छोटी से बड़ी सभी मीटिंग्स भी घर से ही हैंडल किया करता था। वही आयान हर तरह से नील के बिजनेस को चोट पहुंचाने में लगा हुआ था। इधर सभी लोग रोज कियारा के पास आकर बैठते और उससे बातें करते। वही प्रेम दिन भर में न जाने कितनी ही सारी बातें कियारा से किया करता था और उसके सामने अपनी सारी फीलिंग्स बयान करा करता था। ऐसे ही दिन कैसे बीतने लगे किसी को पता ही नहीं चला और पहली बार कियारा ने 6 महीने बाद प्रेम के आंसू अपने गालों पर पड़ने पर रिएक्ट किया। वो पहला पल था जब प्रेम के आंसू ने कियारा की नींद को भंग किया और प्रेम की इतनी केयर और उसके निस्वार्थ प्यार का असर और अपने परिवार की दुआओं और प्यार का असर ही था कि आखिर में वो दिन आ ही गया जब कियारा ने अपनी आंखें खोल दी। पूरे 7 महीने 28 दिन और 8 घंटों बाद कियारा ने अपनी आंखें खोल ही दी। जब कियारा ने पहली बार अपनी आंखें खोली तो उसके सामने बिता हुआ कल एक बुरी याद बनकर उसकी आंखों के सामने दौड़ गया, जिसे याद कर उसे डर लगने लगा और उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। मगर तभी उसे अपने सामने एक धुंधली सी आंसुओं से भरी तस्वीर नजर आई, जो उसे ऐसे देखकर आंसुओं से भरी हुई थी और जिसकी आंखों में उसे खुद के लिए दर्द, प्यार और तड़प साफ नजर आ रही थी। वो तस्वीर प्रेम की थी, जिसे याद कर पता नहीं क्यों मगर उसका सारा डर अपने आप ही गायब हो गया और उसे अपने भीतर एक गर्माहट का एहसास हुआ। उसने जैसे ही अपना एक हाथ उठाकर अपने आंसू साफ करने की कोशिश की, उसे अपने हाथ पर किसी के गर्म हाथों का एहसास हुआ और जब उसने झुककर देखा तो प्रेम उसका हाथ अपने हाथ में थामे उसके बेड पर ही अपना सर रखे चेयर पर सो रहा था। दरअसल प्रेम कियारा से बातें करते हुए ही चेयर पर बैठे बैठे सो गया था और उसका सर बेड पर ही लुढ़क गया था। जब कियारा प्रेम को अपने पास ऐसे देखती है तो एक पल के लिए तो वो हैरान हो जाती है और प्रेम के नींद से भरे सोते हुए चेहरे में ही कहीं खो जाती है, जो इस वक्त किसी छोटे मासूम बच्चे से कम नहीं लग रहा था और उसे वो धुंधली तस्वीर वाला इंसान अपने इतने करीब नजर आता है। प्रेम को अपने पास देखने मात्र से ही कियारा को एक अलग सी खुशी का एहसास होता है।
और उसके मुंह से अनायास ही अटकते हुए निकल पड़ता है अजनबी। जब प्रेम के कानों में कियारा की ये अटकती हुई आवाज पड़ती है तो उसकी आंखें अचानक से ही खुल जाती हैं और वो अपनी आंखों से उसे देखने लगता है। और जब प्रेम कियारा को ऐसे जागते हुए देखता है तो उसकी आंखें बरस पड़ती है और वो खुद को रोक नहीं पाता। और कियारा को ऐसे देख उसके अंदर मिक्स इमोशन आ जाते हैं। वो क्या ही बोले, उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। वो बस अपनी बरसती हुई आंखों से लगातार कियारा को देखे जा रहा होता है। इस वक्त कियारा की आंखों में भी नमी थी। काफी देर तक बेसे ही दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं और उस खामोशी को तोड़ते हुए कियारा अपनी लड़खड़ाती आवाज में प्रेम को देखकर बोली, तुम को क्यों रो रहे हो? कियारा की आवाज सुनकर प्रेम अपने होश में आकर बोला, तुम जाग गई कियारा, तुम सच में जाग गई? बोलते हुए वो कियारा के आंखों की नमी को पोंछ देता है और उसे प्यार से निहारने लगता है। तब कियारा बोली, तुमने मुझे क्यों बचाया जनबी? इस पर प्रेम बोला, मैं क्यों नहीं तुम्हें बचाता, आखिर तुम मेरी क्रिस्टल हो। मैंने तुम्हें एक बार खो दिया था और जब तुम मुझे दोबारा मिली तो मैं तुम्हें अब कैसे खो सकता था? प्रेम की बात सुनकर कियारा बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी प्रेम बोला, तुम यही रुको, मैं सबको बता के आता हूँ, सब तुम्हें ऐसे जागे देखकर बहुत खुश होंगे। बोलते हुए वो अपनी जगह से खड़ा होता है और रूम से निकलकर हॉल में चला जाता है। इस वक्त सभी अपने रूम में सो रहे होते हैं क्योंकि इस समय रात के 2 बज रहे होते हैं। प्रेम जल्दी से हॉल में जाकर सबको आवाज लगाने लगता है, बुआ, अंकल, आयान, तान्या, नीलिमा, जल्दी आओ। प्रेम के ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे लोग जाग जाते हैं और जल्दी से हॉल में आ जाते हैं और अपनी सवालिया नजरों से प्रेम को देखने लगते हैं। तो प्रेम सबको देखकर अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए बोला, हम सबका इंतजार खत्म हुआ, उसे होश आ गया, वो जाग गई। प्रेम ने जैसे ही ये कहा वहां मौजूद सारे लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं और जैसे ही उन्हें समझ आता है प्रेम के बोलने का मतलब क्या है, सबके फेस पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और सबकी आंखें कुछ नम सी हो जाती हैं। तो प्रेम बोला, चलो आप सब उससे मिल लो। प्रेम की बात सुनकर सब लोग प्रेम के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं और सबकी ही आंखें नम होती हैं। जैसे ही सब कमरे में जाते हैं सबकी नजर ऊपर सीलिंग को देख रही कियारा पर जाती है जो बेड पर लेटकर ऊपर ही देख रही होती है। जब कियारा को कमरे में उन सबकी मौजूदगी का एहसास होता है तो कियारा अपनी नजर उनकी तरफ करके उन्हें ही देखने लगती है। कियारा को ऐसे अपने तरफ देखते देखकर उन सबकी आंखें अब झलक पड़ती है। वही अंजलि जी और अहम जी अपनी बच्ची को ऐसे अपने तरफ देखते देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी आंखें अब रुकने का नाम नहीं लेती, मगर उनके कदम अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कियारा का सामना कैसे करे। तभी उनके कानों पर कियारा की आवाज पड़ती है जिसे सुनकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। कियारा उन्हें देखकर बोली, मोमा डे। जैसे ही दोनों ने कियारा की आवाज सुनी उन्हें खुशी और हैरानी दोनों ही हो रही थी। पहली बार अपनी बेटी के मुंह से मोम शब्द सुनकर उन्हें जो खुशी हो रही थी वो उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। उनके अंदर भी प्रेम के ही तरह मिक्स इमोशन आ रहे होते हैं, मगर वही कियारा के मुंह से ये सुनकर सब हैरान थे। तभी अंजलि जी कियारा के पास बैठकर उसे देखते हुए बोली, तुमने क्या कहा, अभी फिर से एक बार बोलो। कियारा अपनी मोम की बात सुनकर उन्हें देखकर बोली, मोम। जैसे ही कियारा ने मोम कहा अंजलि जी का रोना तेज हो गया और वो खुद को संभाल नहीं पाए और सिसक सिसक कर रोने लगी। उन्हें ऐसे रोते हुए देखकर कियारा उठने की कोशिश करने लगी तो प्रेम जल्दी से उसके पास आकर उसे सहारा देकर बिठा देता है। अंजलि जी उसे देखकर बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी मोम हूँ? तुम तो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं हो, क्या प्रेम ने तुम्हें बताया? इस पर कियारा मुस्कुराकर बोली, मेरे को माँ में जरूरत थी, मगर मैं आप सबको सुना और समझ सकती थी, इसलिए मुझे पता है आप सब मेरे अपने हैं और मुझे ऐसे देखकर आप पर सब की तना तड़पे हैं। बोलते हुए उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। तभी अंजलि जी उसे अपने गले से लगाने के लिए हाथ बढ़ाती है, मगर कियारा को छूने से भी उन्हें डर लग रहा था कि उनके छूने से कहीं कियारा को चोट न लग जाए, इसलिए वो अपने हाथ पीछे कर लेती है। फिर कियारा की तरफ झुककर उसके माथे को चूम लेती है। तभी अहम जी भी कियारा के दूसरे तरफ आकर बैठ जाते हैं और बड़े ही आराम से और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं। उनके ऐसा करते ही कियारा अपना सर उनके कंधे पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और इस पल को बस जी लेना चाहती है, क्योंकि उसने बचपन से ही सबसे यही सुना था कि वो एक अनाथ लड़की है जिसे उसके माँ बाप ने जन्म देकर कचरे में फेंक दिया था। मगर उसे यहाँ पर आकर पता चला कि वो कोई अनाथ लड़की नहीं है, न ही उसे उसके घर वालों ने फेंक दिया था, वो तो उनसे खो गई थी। और ये सब उसने कोमा में रहकर उन सबसे कई बार सुना था और सबको अपने लिए रोते और तड़पते देखा था। और आज उसे माँ बाप का स्पर्श क्या होता है, उनका प्यार क्या होता है, उसे अब फील हो रहा होता है। वहां मौजूद सारे लोग कियारा के मुंह से कि वो सब सुन और समझ सकती थी, ये जानकर काफी खुश थे।
तभी वहां पर आयान भी आकर बोला, तुमने अपने मोम डेड को तो पहचान लिया मगर मुझे भूल गई ना। आयान की बात पर कियारा अपनी आंखें खोलकर उसे देखते हुए बोली, आप कौन? जैसे ही आयान ने कियारा के मुंह से अपने लिए आप कौन सुना, उसका चेहरा पूरी तरह से लटक गया। उसके चेहरे को ऐसे लटका हुआ देखकर कियारा हंसते हुए बोली, आप अब बुरा माना गए भाई। जैसे ही आयान ने कियारा के मुंह से खुद के लिए भाई शब्द सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई और वो उसे देखकर बोला, तुम मुझे जानती हो? तो कियारा बोली, हाँ जानती हूँ कि मेरा बड़ा भाई कैसे छोटे बच्चों की तरह रोता है। कियारा की बात सुनकर आयान रोते हुए भी मुस्कुरा देता है और प्यार से उसके माथे को चूम लेता है। तभी वहां पर तान्या आकर बोली, बस बस बहुत हुआ तुम दोनों का, अब आपको कियारा मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप अपना सारा प्यार उस पर ही लुटाओगे। तान्या नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली तो आयान उसे अपने गले से लगाकर बोला, नहीं बच्चा, तुम्हारा ये भाई अपनी तीनों बहन से एक जैसा ही प्यार करता है। पर अब इतने सालों का प्यार जो कियारा को नहीं मिला वो उसे मिलना तो चाहिए ना। इस पर तान्या मुस्कुरा कर बोली, मुझे पता है भाई और आप फिक्र मत करो, हम सब मिलकर इतने सालों की कसर अब पूरी कर देंगे। बोलकर वो नीलिमा को देखकर बोली, क्यों नीलिमा? इस पर नीलिमा भी मुस्कुराकर उसके पास आकर आयान के गले लगकर बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा तान्या, इतने सालों की कमी हम सब अब पूरी कर लेंगे। फिर नीलिमा कियारा को देखकर बोली, तुमने इन सबको तो पहचान लिया और हम तुम्हें याद है भी या नहीं? इस पर कियारा बोली, तुम नीलिमा और तुम तान्या। फिर नताशा को देखकर, आप नताशा भाभी? जैसे ही नताशा खुद के लिए भाभी शब्द सुनती है वो शर्मा जाती है। उसे ऐसे शर्माते देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी अंजलि जी कियारा को देखकर बोली, अच्छा बेटा अब तुम आराम करो, तुम्हें अभी ही होश आया है, तुम्हारे लिए अभी इतनी बातें करना सही नहीं है। बोलकर वो सबको वहां से चलने का इशारा करती है, जिसे समझकर सभी वहां से चले जाते हैं। सबके वहां से चले जाने के बाद प्रेम कियारा के पास आकर उसे बेड पर लिटाते हुए बोला, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, अभी तुम्हारी बॉडी काफी बिग है तो तुम आराम करो। बोलकर वो उसे लिटा देता है और खुद भी बेड के दूसरे तरफ जाकर उससे कुछ इंचों की दूरी बनाकर लेट जाता है और कियारा को देखने लगता है। कियारा भी बस उसे ही देखे जा रही होती है। काफी देर ऐसे ही एक दूसरे को देखने के बाद कियारा प्रेम की आंखों में देखकर बोली, क्या तुम्हें मुझसे घिन नहीं आती? क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं होती? तुमने तो मुझे पूरी तरह से देखा है। इस पर प्रेम कियारा के थोड़े करीब जाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, हाँ मैंने तुम्हें हर तरह से हर एक जगह से देखा है और मुझे तुमसे किसी तरफ की कोई घिन या नफरत बिल्कुल भी नहीं होती है। और मुझे तुमसे क्यों ही घिन आएगी? आखिर जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। गलत जिन्होंने किया है घिन उन्हें खुद से आनी चाहिए कि वो ऐसा काम कर भी कैसे सकते हैं। प्रेम की बात सुनकर कियारा की आंखें नम हो जाती हैं और वो प्रेम से बोली, मुझे इतना प्यार मत करो अजनबी, मैं किसी भी तरफ से तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम मुझसे बेटर लड़की डिजर्व करते हो, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं हूँ। कियारा की बात सुनकर प्रेम कियारा के होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, किसने कहा कि तुम मेरे काबिल नहीं हो? तुम भले ही खुद की नजरों में अपने आप को कम समझ रही हो पर तुम मेरे लिए सबसे अनमोल हीरा है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और अगर तुम मेरे काबिल नहीं हो तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में ले सके, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना कि तुम्हारी इस बॉडी से, और मुझे तुमसे किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करो, पर मैं इतना जरूर चाहूंगा कि तुम मेरा साथ जरूर दो, क्योंकि बिना तुम्हारे साथ के मैं अकेले इस रिश्ते को निभा नहीं सकता, मुझे इसने तुम्हारा साथ चाहिए। प्रेम की बातें सुनकर कियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे देखते हुए बोली, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उसकी बात पर प्रेम बोला, मुझे तुमसे तुम्हारे साथ के अलावा कुछ और चाहिए भी नहीं। और रही बात तुम्हारी बॉडी की, तो मैं तुम्हारी बॉडी का भूखा नहीं हूँ, ना ही मुझे इसकी किसी तरह से कोई भी लालसा है। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हें ये जिंदगी मैंने दी है, तुम्हारी इस बॉडी को फिर से पहले जैसा मैंने किया है, तो तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम मेरी बॉडी को खराब कहो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी नहीं मेरी जिंदगी है, और ये तुम्हारी बॉडी नहीं मेरी बॉडी है। और फिर दोबारा से इसे कुछ गलत या इसके बारे में बुरा मत सोचना। इतना बोलकर वो शांत हो जाता है। इस पर कियारा उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा देती है। प्रेम की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो प्रेम के करीब खिसकने की कोशिश करती है मगर उसके पैर काम नहीं करते हैं, तो कियारा परेशान हो जाती है। उसे ऐसे परेशान होते देखकर प्रेम उसके करीब जाकर बोला, वो बुरी तरह से जल चुके थे, वो अभी काम नहीं करने वाले, पर कुछ समय बाद थोड़ी मेहनत करने से तुम उन पर खड़ी हो पाओगी। प्रेम की बात सुनकर कियारा कुछ नहीं बोलती, वो बस प्रेम के सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आज उसे प्रेम की बाहों में एक अलग ही सुकून का एहसास होता है जो उसने कभी भी नील के पास महसूस नहीं किया था। वो प्रेम का एक हाथ अपनी कमर पर रख लेती है।
कियारा की ही तरफ प्रेम को भी आज उसे अपनी बाहों में लेकर एक अलग ही सुकून मिल रहा था, और कियारा को अपनी बाहों में लिए वो भी सो जाता है। अगली सुबह जब प्रेम की आंखें खुली तो हमेशा की तरह ही उसके सामने कियारा का सुंदर चेहरा आ गया, जिसे देखकर उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो बस उसे ही देखने लगा। कुछ देर बाद जब कियारा की भी आंखें खुलती हैं तो उसकी नजरें जाकर सीधे प्रेम की नजरों से मिलती हैं, जिसे देखकर कुछ पलों के लिए तो कियारा प्रेम की आंखों में ही कहीं खोसी जाती है। मगर जब उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रही हैं तो वो अपनी नजरें फेर लेती हैं। उसे ऐसा करते देखकर प्रेम हंस देता है। इस पर कियारा बोली, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? इस पर प्रेम बोला, तुम्हें पता है अभी अभी तुम एक छोटे से बच्चे की तरह हरकत कर रही थी। प्रेम की बात सुनकर कियारा कुछ भी नहीं बोलती है। फिर वो थोड़ी देर रुककर प्रेम से बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। कियारा की बात सुनकर प्रेम उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम के अंदर लेकर चला जाता है। तो कियारा उसे देखकर बोली, हम अब आप जाइए, हम खुद ही फ्रेश हो जाएंगे। कियारा की बात सुनकर प्रेम उसकी आंखों में देखकर बोला, पिछले 8 महीनों से मैं ही तुम्हारा केयरटेकर बनकर तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं, और तुम्हारे इलाज से लेकर तुम्हारा हर एक छोटा बड़ा सभी काम मेरे खुद ही किया है, और मैंने तुम्हें पूरी तरह से सिर्फ ठीक ही नहीं बल्कि देखा और छुआ भी है। प्रेम की बात सुनकर कियारा अपनी नजरें चुराते हुए बोली, तब हम बेड पर बेजान एक लाश की तरह पड़े थे और आपने हमें छुआ है, पर किसी गलत इरादे से नहीं बल्कि हमें ठीक करने के इरादे से, और आपने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम नींद में जरूर थे पर हमें सब सुनाए और समझ आता था, और आपका छूना हमें कभी भी गलत नहीं लगा। ये सब कियारा प्रेम की आंखों में देखकर बोलती है। प्रेम कियारा की बात पर मुस्कुरा देता है, फिर उसे एक चेयर पर बिठाकर पहले तो ब्रश करवाता है, फिर उसे देखकर बोला, तुम अपने पैरों पर अभी खड़ी नहीं हो सकती हो, इसलिए यहाँ पर बैठ जाओ और जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे आवाज लगा देना, तब तक मैं तुम्हारे साबर लेने के लिए तैयारी कर देता हूँ। कियारा भी प्रेम की बात पर अपना सर हिला देती है। थोड़ी ही देर में अथर्व कियारा के साबर लेने की सारी तैयारी कर लेता है और उसे लाकर साबर के नीचे लगी चेयर पर बिठा देता है, जिस पर बिठाकर वो हमेशा कियारा को साफ किया करता था। कियारा भी चुपचाप से वहां पर बैठ जाती है और प्रेम को उसका काम करने देती है। प्रेम बड़े ही आराम से कियारा के कपड़े उससे अलग करता है और किसी मोम की गुड़िया की तरह उसे साफ करने लगता है। कियारा को कुछ महीनों में प्रेम के इस स्पर्श की आदत हो चुकी थी, तो वो प्रेम को किसी भी चीज के लिए बिल्कुल मना नहीं करती, और थोड़ी ही देर बाद प्रेम उसे एक सॉफ्ट टॉवेल में लपेटकर उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर जाता है, और जो उसने उसके लिए स्पेशली लोशन बनाया था जिससे कियारा की बॉडी रिकवर होने में मदद मिली थी, उसे लगा देता है, और फिर एक बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम सी ड्रेस निकालकर उसे पहना देता है जो उसके शरीर को चुभे नहीं। उसने हर एक चीज स्पेशली कियारा के हिसाब से ही तैयार किया था। फिर उसके बाल बनाकर बस उसके होठों पर लिप बाम लगाकर उसे देखकर बोला, परफेक्ट, और उसे एक व्हील चेयर पर बिठाकर रूम से बाहर लेकर डाइनिंग हॉल में आ जाता है, जहां पर सब पहले से ही बैठे उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही सब उन दोनों को आते देखते हैं, सबके चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कियारा सबको देखकर बोली, गुड मॉर्निंग, तो सब उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तभी अंजलि जी उसे देखकर बोली, क्रिस्टल बेटा, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अपनी मोम की बात सुनकर कियारा उन्हें देखकर बोली, फीलिंग बेटर मोम। उसकी बात पर सब मुस्कुरा देते हैं। तभी नीलिमा कियारा को देखकर बोली, कियारा तुम्हें पता है, बुआ ने और आयान भाई ने दोनों ने ही मिलकर सुबह जल्दी ही उठकर तुम्हारे लिए इतना सारा ब्रेकफास्ट रेडी किया है। बोलते हुए वो उसे सारे खाने के तरफ इशारा करके बोली। उसकी बात पर कियारा बस मुस्कुरा देती है। तभी अंजलि जी न्यूट्रिशियन वाला सूप एक कटोरी में निकालकर उसे स्पून में लेकर उसे फूंक मारकर ठंडा करके उसके सामने करके बोली, इसे टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। इस पर कियारा भी चुपचाप उसे पी लेती है, मगर उसे पीते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये देखकर अंजलि जी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां बैठे सभी लोग भी परेशान हो जाते हैं। अंजलि घबराते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा या ये गर्म था? कहीं मिर्च तो ज्यादा नहीं हो गई? बोलते हुए उनकी आंखें भी झलक जाती हैं। तभी कियारा ना में अपना सर हिलाकर बोली, नहीं ये गर्म नहीं है, ना इसमें मिर्च ज्यादा है। इस पर अंजलि बोली, तो ये अच्छा नहीं बना होगा? अगर ये अच्छा नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना देती हूँ बेटा, पर तुम ऐसे मत रो। अपनी मोम की बात सुनकर कियारा उनका हाथ पकड़कर बोली, नहीं मोम सब ठीक है। इस पर अंजलि जी परेशान होकर बोली, क्या बात है बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? इस पर आयान भी उसके पास आकर उसके पास खड़ा होकर बोला, क्या हुआ बच्चा, क्यों ऐसे रो रही हो? इस पर कियारा और जोर से रोते हुए बोली, हमेशा से मुझे लोगों ने ये जताया है कि मैं किसी के पाप की गंदी निशानी हूँ, या मुझे मेरे माँ बाप ने लड़की होने के कारण कचरे में फेंक कर चले गए। हमेशा से सब ने मुझे एक अनाथ लड़की जिसके आगे पीछे कोई नहीं है वैसे ट्रीट किया है। हमेशा लोगों ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, मुझे नीचा दिखाया, मुझे घिन भरी नजरों से देखा।
यहाँ तक कि मुझे अपने 2 वक्त के खाने के लिए भी लोगों के झूठे बर्तन साफ करना पड़ता था। परिवार क्या होता है, माँ बाप भाई बहन क्या होते हैं, मुझे नहीं पता था। मैंने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा भी कोई परिवार होगा या वो कभी मुझे अपनाएगा। मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि कभी मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिल भी सकता है। बोलते हुए वो अपनी मोम के सीने से लग जाती है। ये सब कियारा रोते हुए ही बोलती है और रोते हुए बोलते ही वो अपनी मोम के सीने से लगकर जोर से रोने लगती है। वही कियारा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। और अंजलि जी उस दिन को कोसने लगती हैं जिस दिन कोई हॉस्पिटल से कियारा को चुरा कर ले गया था। अगर उस दिन वो अपनी बच्ची को बचा पाती तो आज उनकी बेटी इतना कुछ नहीं झेलती जो भी उसे सहा है। वहां के माहौल को ऐसे देखकर नताशा सबका ध्यान उस तरफ से खींचते हुए बोली, मोम डेड, अब आप अपनी लाडली बेटी कियारा नहीं नहीं मिस क्रिस्टल राजवंश से बोल दो कि अब से वो इसकी आदत डाल ले, क्योंकि इस परिवार में प्यार और अपनेपन और भरोसे की कोई कमी नहीं है। ना ही यहाँ पर आशुओं की कोई जगह थी। जो होना था वो हो गया, मगर जो अभी सामने है उसे क्यों पुरानी बातें याद करके पुरानी तकलीफों को याद करना। इसलिए बोल रही हूँ, आज जो है उसे खुलकर जियो, इन सारे प्यारे प्यारे लम्हों को अपनी यादों में कैद कर लो। क्या पता कल ये पल मिले या ना मिले। नताशा की बात सुनकर वो दोनों माँ देती एक दूसरे से अलग होकर मुस्कुरा देती हैं। तभी नताशा उसके पास आकर उसके सामने खाने का एक वाइट करते हुए बोली, इतने सालों की कमी तो एक साथ पूरी नहीं हो सकती, पर कोशिश करेंगे कि उन कमियों को दूर कर सके। बोलकर उसकी आंखों से भी एक बूंद आंसुओं की गिर जाती है। कियारा उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसे खा लेती है। तभी आयान भी उसके सामने एक वाइट करते हुए बोला, वैसे बच्चा मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर फिर भी मैंने अपनी छोटी गुड़िया के लिए उसके फेवरेट नूडल्स बनाए हैं। मुझे पता है तुम इसे अभी ज्यादा नहीं खा सकती हो, पर इसे टेस्ट करके तो बता सकती हो कि तुम्हारा भाई कैसा खाना बनाता है। अपने भाई की बात सुनकर कियारा मुस्कुराकर उसे भी खा लेती है और आयान के तरफ देखकर बोली, वो भाई ये तो सच में बहुत यम्मी है। उसकी बात पर आयान मुस्कुरा देता है और बोला, अच्छा ऐसी बात है, पर सॉरी बच्चा, अभी तुम इसे खा नहीं सकती हो। ... इस पर कियारा अपना मुंह बनाकर बोली, पर क्यों भाई। इस पर हम जी बोले, वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम एक लंबी नींद से जगी हो और तुम्हारी बॉडी अभी काफी बिग है, तो तुम्हें इस वक्त न्यूट्रिशन की जरूरत है। जब तुम एकदम ठीक हो जाओगी तब तुम अपने मनपसंद डिश खा सकती हो। इस पर कियारा हाँ में अपना सर हिला देती है। ऐसे ही सब कियारा को एक एक वाइट खाने की खिलाते हैं। वही प्रेम बस चेयर में बैठा बड़े ही प्यार से कियारा को देख जा रहा होता है। ऐसे ही खुशी खुशी सारे लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद प्रेम कियारा को उस मेड के कमरे में लेकर जाता है जिसका नाम जूली होता है। जैसे ही जूली प्रेम के साथ कियारा को अपने कमरे में आते देखती हैं, वो बेड से उठते हुए बोली, प्रेम सर आपने मुझे बुला लिया होता मैं खुद ही आ जाती। इस पर प्रेम उस मेड को ध्यान से बैठने के लिए बोलता है। फिर कियारा को देखकर बोला, क्रिस्टल ये जूली है। कियारा उसे देखकर मुस्कुरा देती है। तब प्रेम क्रिस्टल से बोला, कियारा तुम्हारे बेबी इनके पास हैं। अपने बच्चे की बात सुनकर कियारा की आंखें हैरानी और खुशी दोनों से बड़ी हो जाती हैं और अचानक ही उसका हाथ अपने पेट पर चला जाता है, जिसे देखकर प्रेम उसके कंधे पर हाथ रख देता है जिससे वो नॉर्मल होती है और उस मेड के पेट पर जाकर उसकी नजरें थम जाती है। तब वो जूली उसे देखते हुए बोली, मैडम ये बच्चे आपके ही हैं, मैंने तो बस इन्हें कुछ वक्त के लिए अपने अंदर जगह दी है। उसकी बात सुनकर कियारा अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देखकर बोली, थैंक यू सो मच। उससे इसके आगे कुछ बोला ही नहीं जाता है। जिसे देखकर जूली बोली, मैडम क्या आप इन्हें फिल करना चाहोगी। इस पर कियारा हाँ में अपना सर हिला देती है, जिसे देखकर प्रेम कियारा की चेयर जूली के पास लेकर जाता है। तभी कियारा अपने कैप्टे हाथों से जूली के पेट पर अपने हाथ रखती है। वो जैसे ही अपना हाथ उसके पेट पर रखती है, उसे अपने हाथों में एक किक लगती है, जिसे देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, इसने किक मारा। इस पर जूली भी बोली, यस मैम, आपके ये दोनों नन्हे शैतान मुझे बहुत परेशान करते हैं, यहाँ तक कि मुझे चैन से सोने भी नहीं देते हैं। जूली की बात सुनकर कियारा बोली, क्या सच में ये तुम्हें इतना परेशान करते हैं। इस पर जूली भी हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देखकर कियारा मासूम सा पप्पी फेस बनाकर बोली, सॉरी जूली, मेरे वजह से तुम्हें काफी कुछ झेलना पड़ रहा है ना। इस पर जूली बोली, नहीं मैडम, इस घर ने मेरे लिए जितना किया है उसके लिए ये तो कुछ भी नहीं है, और बच्चे जब पेट में होते हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही है ना। इस पर कियारा कुछ नहीं बोलती है। थोड़ी देर ऐसे ही बात करने के बाद प्रेम कियारा को वापस अपने रूम में ले आता है तभी और उसे आराम करने को बोलता है। तभी कियारा उसे देखकर बोली, क्या मैं अपने पैरों में कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। इस पर प्रेम प्यार से उसके गाल पर अपना एक हाथ रखकर बोला, किसने कहा तुम्हें कि तुम कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती हो। जब मैं तुम्हारी सांसें वापस ला सकता हूं तो क्या तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा नहीं कर सकता। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो।
पर इस वक्त तुम्हारी बॉडी सच में काफी ज्यादा बिग है, तुम पहले थोड़ी ठीक हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़े करने की प्रोसेस शुरू करेंगे। और सिर्फ पैरों पर खड़ा ही नहीं होना है तुम्हें, बल्कि तुम्हें इतना काबिल बनना है कि अपने सामने उठने वाली हर एक नजरों को उसका करारा जवाब दे सको। जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे साथ गलत किया, तुम खुद उनसे उसका बदला ले सको, अपने साथ हुए हर एक जुल्म का हिसाब उनसे ले सको। इस पर कियारा रोते हुए बोली, पर मुझमें इतनी हिम्मत और ताकत दोनों ही नहीं है। इस पर प्रेम बोला, हिम्मत और ताकत दोनों तुम्हें अपने अंदर पैदा करनी होगी, वो ऐसे ही नहीं आने वाली है और उसकी शुरुआत तुम्हें खुद से ही करनी होगी। हम सब तुम्हारा साथ दे सकते हैं, तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं, पर अपने गुनहगारों को सजा तुम खुद दिलवाओगी। उसकी बात पर कियारा हाँ में अपना सर हिला देती हैं।